हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मीनल। कल हमने शिशुअवस्था के बारे में अध्ययन किया था। आज हम बाल्यावस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। बाल्यावस्था का काल 6 से 12 वर्ष होता है, जिसे हम चाइल्डहुड भी कहते हैं। बाल्यावस्था और शिशुअवस्था दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो हमें पढ़ने में भी आसानी रहेगी, समझने में और याद करने में भी आसानी रहेगी। तो सबसे पहले हम विभिन्न साइकोलॉजिस्ट ने जो इसके बारे में परिभाषाएँ दी है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिए, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले सिगमंड फ्राइड ने कहा है बाल्यावस्था को जीवन का निर्माणकारी काल कहा है, और कॉल व ब्रूश ने इसे जीवन का अनोखा काल कहा है। सीरिल भट्ट ने इसे निरुद्देश भटकने की अवस्था कहा है, क्योंकि इसमें बच्चा एक्सकर्शन और एडवेंचर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, मतलब साहसिक कार्य, पर्यटन, भ्रमण उसमें, इसलिए सीरिल भट्ट ने निरुद्देश भटकने की अवस्था बोला है बाल्यावस्था को। जबकि जो शिक्षक या टीचर्स होते हैं वो उनको अर्ली स्कूल एज बोलते हैं बाल्यावस्था को। और ये एक वैचारिक क्रिया की अवस्था है, इसमें बालक विचार करने का और इस पे ज़्यादा बल देता है। बाल्यावस्था के अन्य नाम, इसे टोली की आयु या गिरोह की आयु कहते हैं, क्योंकि इसमें बालक जो होता है वो टोली में रहना और ग्रुप्स में रहना ज़्यादा पसंद करता है। जैसे ये सब एक पीयर ग्रुप्स में रह रहे हैं। उसके बाद इसको विद्यालय की आयु कहते हैं, क्योंकि इसी अवस्था में बालक विद्यालय प्रॉपरली जाना स्टार्ट कर देता है। इससे पहले जो शिशुअवस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में बालक जाता है, पर जैसे वो प्ले वे स्कूल में इस टाइप से रहता है। पर अब बालक जो होता है वो विद्यालय के लिए एक विद्यालय की आयु होती है, क्योंकि इसमें विद्यालय प्रॉपरली जाता है। उसके बाद जो ब्लेयर जॉनसन है उसने बाल्यावस्था को शैक्षिक आयु भी कहा है, क्योंकि इससे उसकी शिक्षा का प्रारंभ हो जाता है। और पियाजे इसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि इसका अर्थ है कि मूर्त औपचारिक अवस्था, मतलब इसमें बालक जो होता है जो उसे मूर्त दिखता है उसको वो अच्छी तरह से समझ जाता है, जबकि अमूर्त कॉन्सेप्ट को वो नहीं समझ पाता है। जैसे अगर आप उसको कह दो कि राम श्याम से बड़ा है और श्याम से बड़ा मोहन है, और फिर आप उससे पूछो कि सबसे बड़ा कौन है, तो बालक इसका जवाब नहीं दे पाता है। लेकिन अगर आप राम, श्याम और मोहन तीनों को सामने खड़ा कर दो और फिर उससे पूछो कि सबसे बड़ा कौन है, तो बालक आसानी से बता देगा कि ये सबसे बड़ा है। मतलब जो वो मूर्त जो देख रहा है उसको वो बता देगा और समझ पाएगा, लेकिन जो मूर्त नहीं है, अमूर्त कॉन्सेप्ट को समझना मुश्किल होता है। इसलिए इसको पियाजे ने कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का है, मतलब जो दिखता है वो समझ जाएगा। तो ये पियाजे ने बोला था। और उसको गेम एंड प्लेज कहते हैं, क्योंकि ये देख रहे हो आप, बालक ये बच्चे सब टोली में भी हैं, गिरोह में हैं, और प्ले और गेम, जैसे शिशुअवस्था को अपन खिलौनों की आयु कहते हैं, लेकिन बाल्यावस्था को अपन गेम एंड प्ले एज भी कहते हैं। और गैंग एज, क्योंकि ये गैंग बना के रहना पसंद करते हैं, इसलिए इसको गैंग एज भी कहते हैं। और इसके बाद अपन इसके विशेष फैक्ट, जैसे बाल्यावस्था के विशेष फैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो इसमें बालक जो होता है वो रियलिस्टिक हो जाता है, उसका यथार्थ से परिचय, मतलब वो हकीकत को जान लेता है कि क्या हकीकत है। जैसे शिशुअवस्था में वो अपने आप को किंग समझता था, वो सोचता था कि सारी कायनात मेरे अनुसार चलती है, अहम केंद्रिता की भावना थी उसमें। जैसे क्योंकि उसके घर पे भी वो जैसा चाहता था वो सब होता था, तो उसको लगता था कि सब मतलब मेरे अनुसार है। पर जब वो स्कूल जाने लगता है, जब खेल के मैदान में जाता है, तब उसे पता लगता है कि यथार्थ क्या है यूँ। तो उसे रियलिस्टिक जो अप्रोच होता है उससे वो वाकिफ़ हो जाता है। उसके बाद विधायकता एवं रचनात्मकता की अवस्था। तो इस अवस्था में क्या होता है कि बालक क्रिएटिविटी में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। बाल्यावस्था में सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी करता है बालक, और बहुत इंटरेस्ट लेता है। जैसे आप सब ने भी जब आप छोटे होंगे तब ये मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाए होंगे या मिट्टी के खिलौने बनाए होंगे, ये मतलब सब करते हैं। और जैसे कागज़ की नाव बनाकर खेलना, और ये क्रिएटिविटी ये सब बाल्यावस्था में अपन शो करते हैं। तो ये मोस्ट ऑफ लोगों ने किया होगा आई थिंक। उसके बाद जहाँ शिशुअवस्था में बालक अंतर्मुखी व्यवहार दर्शाता है, वही बाल्यावस्था में वो बहिर्मुखी हो जाता है। मतलब वो जैसे शिशुअवस्था में वो इंट्रोवर्ट रहता है, मतलब उससे ज़्यादा वो सामाजिकता वो पसंद नहीं होती है। लेकिन जैसे ही वो बाल्यावस्था में आता है वो बहिर्मुखी हो जाता है, क्योंकि वो एक विद्यालय में जाता है, फिर उसके बाद वो खेल के मैदान में अपने सहपाठियों के साथ खेलता है, एक टोली में रहता है, तो उसका जो व्यवहार होता है वो बहिर्मुखी हो जाता है। उसके बाद जहाँ शिशुअवस्था में काम प्रवृत्ति प्रबल होती है, वहीं बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति न्यून हो जाती है। क्योंकि फ्राइड ने एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया इसमें कि जो बालक की जो लैंगिक ऊर्जा है वो मार्गांतरीकरण करके खेल में, चित्रकारी और शिक्षा आदि में प्रकट हो जाती है। इसलिए बालक क्रिएटिविटी दर्शाता है और उसकी जो काम प्रवृत्ति होती है वो न्यून हो जाती है। उसके बाद बालक में स्थायी भावों का विकास हो जाता है। मतलब शिशुअवस्था में जहाँ पे बालक में सेंटिमेंट्स का विकास नहीं हुआ था, मतलब वो
वो कुछ समझ नहीं पाता था, लेकिन अब वो अपने इमोशंस, अपने सब कुछ समझ पाता है, इसलिए इसे स्थायी भाव का विकास भी मतलब बाल्यावस्था में आते आते हो जाता है। तार्किक व वैज्ञानिक कार्यों में रुचि, जिसमें तर्क होता है, रीजनिंग्स होती है, वो उसको भी वो एडजस्ट करता है, मतलब उसमें तर्क आना प्रारंभ हो जाता है। जबकि बाल्यावस्था में मैंने कहा था कि उसमें तर्क होना ही नहीं, मतलब अतार्किक चिंतन था, कोई तर्क ही नहीं था। पर जब 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 बाल्यावस्था में आता है तो उसमें तार्किक व वैज्ञानिक कार्यों में वो रुचि लेना भी प्रारंभ कर देता है। और जहाँ बाल्यावस्था में शारीरिक व मानसिक विकास तीव्र गति से हो रहा था, मतलब स्पीडी लर्निंग थी, वो बाल्यावस्था में आके स्थिर हो जाती है। तो मतलब इसमें शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता आती है। और ये रॉस ने बोला था कि बाल्यावस्था में शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे कि अपन ने देखा था कि शैशवावस्था में बालक में सामाजिक व नैतिक मूल्यों का अभाव होता है। अभाव क्या मतलब शून्य ही होता है, नैतिक विकास का प्रारंभ होता ही नहीं है, शून्य होता है। लेकिन जैसे बालक बाल्यावस्था में आता है तो उसमें सामाजिक व नैतिक मूल्यों का विकास होता है। जब वह अपने फ्रेंड्स के साथ जब खेलने जाता है तो उसे ये पता पड़ता है कि हेल्प कैसे करनी है, या फिर अपन हार जाते हैं तो उसके बाद अपन को कैसे खुद को मतलब पेशेंस रखना है, मतलब इतने गुणों का विकास हो जाता है। तो वो एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे की फीलिंग समझना, मतलब एक तरह से सामाजिक हो जाता है, दूसरों की आज्ञा मानना, मतलब तो इसलिए इसमें सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास हो जाता है। उसके बाद संग्रह की प्रवृत्ति, बाल्यावस्था में बालक में कलेक्शन की प्रवृत्ति हो जाती है। जैसे आप सब ने भी कलेक्शन करना, जैसे गुल्लक रखना, ये सब किया होगा, बाल्यावस्था में सबने किया होता है कि गुल्लक रखते हैं, फिर उसमें पैसे इकट्ठे करते हैं। या फिर लड़कियां करती है, जैसे नया ड्रेस होता है, या फिर लड़के भी करते हैं हालांकि, कि नया ड्रेस है तो संभाल के रखते हैं कि दीपावली के दिन पहनेंगे, या शादी के दिन किसी की शादी है तो उसके दिन पहनेंगे। तो ये सब बाल्यावस्था की मतलब विशेषता है। उसके बाद बालक को लंबाई व दूरी का ज्ञान हो जाता है। अगर एक बाल्यावस्था का बच्चा है और उसके सामने अगर आप एक लंबा ग्लास और एक चौड़ा ग्लास रखोगे और उसमें दूध दोगे, या फिर कोई भी जूस दोगे, और अगर आप उससे पूछोगे कि आपको कौन सा लेना है, तो वो अगर वो पतला ग्लास अगर लंबा है और वो अगर छोटा ग्लास चौड़ा है, तो फिर जिसमें ज़्यादा आता है वो उसी को प्रीफर करेगा, ना कि वो लंबाई देख के कह देगा कि हाँ ये लंबा है तो मुझे ये चाहिए हूँ। तो बालक में लंबाई और दूरी का ज्ञान हो जाता है, इसलिए आप उसको मूर्ख नहीं बना सकते हो। जो आप शैशवावस्था में बनाते फिरते हो वो नहीं कर सकते हो बाल्यावस्था में, क्योंकि उसमें एक लंबाई का दूरी का ज्ञान हो जाता है बालक को। और दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूडो मैच्योरिटी स्टेज, जो कि जैस रॉस ने कहा था बाल्यावस्था को, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बालक को मैच्योर नहीं होता है, पर उसे यूँ लगता है कि मैं मैच्योर हो गया हूँ, अपने आप में उसे फीलिंग आती है कि मैं मैच्योर हूँ, मैं परिपक्व हूँ, इसलिए इसको मिथ्या परिपक्वता करके थे, मतलब परिपक्व नहीं होता है तो भी वो अपने आप को नहीं समझता है, इसलिए रॉस ने इसको सूडो मैच्योरिटी स्टेज कहा है। जैसे आपने देखा होगा कि बाल्यावस्था में लड़कियाँ जो होती हैं वो मम्मा की तरह साड़ी पहनती है, मतलब वो समझती है हम भी मैच्योर हैं, हम भी ये सब कर सकते हैं। लड़के जो होते हैं वो शेविंग करते हैं, मतलब अपने पापा को देख कर वो सोचते हैं कि हम भी बड़े हैं, वो दादा की तरह छड़ी लेके घूमते हैं। तो ये सब लक्षण दिखाते, इसलिए इसको रॉस ने सूडो मैच्योरिटी स्टेज कहा है। जैसे ये लड़की यहाँ पे साड़ी पहन रही है और कुछ उसकी मम्मी की तरह काम करने जा रही है, मतलब मैं भी ये कर सकती हूँ। और फ्रायड ने कहा था कि इसमें लैंगिक ऊर्जा जो होती है वो मार्गान्तिकरण करके खेल, चित्रकारी, शिक्षा आदि में प्रकट होती हैं। तो हमने आज अब बाल्यावस्था का अध्ययन किया है। तो बाल्यावस्था और शैशवावस्था दोनों एक दूसरे के विपरीत है, और इसमें हम अंतर करके समझ सकते हैं। So guys, please like, share and subscribe the channel, and thank you so much.